रात में आसमान की ओर देखो, वो कितना शांत, कितना अपरिवर्तित लगता है। एक विशाल काला कैनवास जिसमें दूर के सूरज की हल्की टिमटिमाती रोशनी बिखरी हुई है। हमें अपनी छोटी नीली दुनिया पर सुरक्षित महसूस होता है, जो हवा की एक पतली चादर से ढकी हुई है। लेकिन यह शांति एक भ्रम है। ब्रह्मांड एक गतिशील, अराजक जगह है, एक बड़ी शूटिंग गैलरी, अनगिनत पत्थर, कुछ कंकड़ जितने छोटे और कुछ पहाड़ों से भी बड़े, अंतरिक्ष में तेजी से घूम रहे हैं। ये एस्टेरॉयड हैं जो लगभग 5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के बनने के बचे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये शांत यात्री हैं जो गुरुत्वाकर्षण के बताए हुए पुराने रास्तों पर चलते हैं, कभी कभी ग्रहों की कक्षाओं को पार करते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। इनमें से ज्यादातर कॉस्मिक यात्री हानिरहित होते हैं। वे हमारे वातावरण में जल जाते हैं, जिससे एक शूटिंग स्टार की क्षणिक सुंदरता बनती है। लेकिन कुछ बहुत बहुत बड़े होते हैं। वे शहर नाशक, यहां तक कि महाद्वीप नाशक भी होते हैं। हमारे ग्रह का इतिहास प्रभाव गड्ढों में लिखा गया है। डायनासोर, जिन्होंने 150 मिलियन साल से ज्यादा समय तक पृथ्वी पर राज किया, उन्होंने यह सबक मुश्किल से सीखा। एक सिंगल 6 मील चौड़ा एस्टेरॉयड ने एक भयानक प्रलय में उनके शासन को खत्म कर दिया, जिससे हमें याद दिलाया गया कि ब्रह्मांड को हमारी योजनाओं या हमारे अस्तित्व की परवाह नहीं है। यह समय और हिंसा के एक ऐसे पैमाने पर काम करता है जिसे हमारे लिए समझना लगभग असंभव है। तो क्या होगा अगर कॉस्मिक लॉटरी टिकट, जिसे हम कभी खरीदना नहीं चाहते थे, अचानक कैश हो गया? क्या होगा अगर हमें पता चला कि सिर्फ कोई एस्टेरॉयड नहीं, बल्कि सबसे बड़ा झांत एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है? अकल्पनीय सोचो, कल 17 अगस्त 2025 वो दिन होने वाला है जब हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। आइए हमारे विनाश के दूत से मिलें, सेरेस। सेरेस को एस्टेरॉयड कहना लगभग कम समझना है। यह इतना बड़ा है कि इसे बौने ग्रह के रूप में अपनी खुद की श्रेणी मिली हुई है। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट के विशाल विस्तार में स्थित सेरेस चट्टान और बर्फ का एक विशाल गोला है। इसका व्यास लगभग 940 किलोमीटर या 585 मील है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यदि आप सेरेस को संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर रखते तो यह ओक्लाहोमा के मैदानों से उत्तरी कैरोलिना के तट तक फैला होता। यह अपने आप में एक दुनिया है जिसमें एस्टेरॉयड बेल्ट के कुल द्रव्यमान का 1/3 हिस्सा है। नुकीले, आलू के आकार के पत्थरों के विपरीत, जिनकी हम अक्सर कल्पना करते हैं, सेरेस लगभग गोलाकार है। इसके भारी गुरुत्वाकर्षण ने इसे इस गोल आकार में खींच लिया है, एक विशेषता जो यह ग्रहों के साथ साझा करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी संरचना एक आकर्षक मिश्रण है। इसका एक चट्टानी कोर है, लेकिन यह पानी की बर्फ से भरपूर एक मोटी परत से घिरा हुआ है। वास्तव में सेरेस में पृथ्वी पर मौजूद सभी ताजे पानी से अधिक ताजा पानी हो सकता है। इसने इसे वैज्ञानिकों के लिए एक आकर्षक विषय बना दिया है, जो एक उपसतह महासागर की संभावना और यहां तक कि सूक्ष्म जीव जीवन की क्षमता के बारे में अटकलें लगाते हैं। यह एक प्राचीन अवशेष है, एक ग्रह का भ्रूण जो कभी पूरी तरह से ग्रह नहीं बन पाया। इसकी वृद्धि इसके विशाल पड़ोसी बृहस्पति के भारी गुरुत्वाकर्षण हस्तक्षेप से रुक गई। युगों से सेरेस शांति से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। एक यात्रा पूरी करने में लगभग 4.6 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। यह लगभग 40,000 मील प्रति घंटे की चौंकाने वाली गति से चलता है। एक शांत विशालकाय जो ब्रह्मांडीय अंधेरे में सरक रहा है। लेकिन हमारे नाटकीय परिदृश्य में कुछ बदल गया है। हमें ऐसी तबाही के आने का कैसे पता चलेगा? हमें खगोलविदों के एक वैश्विक नेटवर्क, हमारे ग्रह के प्रहरी के अथक काम की बदौलत पता चलेगा। दशकों से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के पास की वस्तुओं या एनियोज से उत्पन्न होने वाले अस्तित्व के खतरे को पहचाना है। इसके जवाब में उन्होंने आकाश को स्कैन करने के लिए परिष्कृत प्रणालियां बनाई हैं। नासा का प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस जैसे कार्यक्रम इन प्रयासों का समन्वय करते हैं, जो जमीन और अंतरिक्ष में शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करते हैं। ये उपकरण बार बार आकाश का सर्वेक्षण करते हैं, रात के एक ही हिस्से की तस्वीरें लेते हैं, उन छोटे प्रकाश बिंदुओं की तलाश करते हैं जो स्थिर तारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ चलते हैं। इस तरह एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। एक बार जब एक नई वस्तु का पता चल जाता है तो उसकी यात्रा गहन गणना का विषय बन जाती है। दुनिया भर के खगोलविद वस्तु के प्रक्षेप वक्र को बढ़ती सटीकता के साथ प्लॉट करने के लिए अपने अवलोकन साझा करते हैं। आइजैक न्यूटन द्वारा पहले बताए गए गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उपयोग करके वे इसकी गति को समय में आगे, दिनों, वर्षों और यहां तक कि सदियों तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वे इसकी कक्षा, इसकी गति और सबसे महत्वपूर्ण बात, पृथ्वी से इसकी निकटता निर्धारित करते हैं। सेरेस मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में दूर स्थित
कभी इस सूची में नहीं रहा है। इसलिए सेरेस जितनी बड़ी वस्तु का टकराव के मार्ग पर अचानक दिखना एक अभूतपूर्व और चौंकाने वाली खोज होगी। यह एक सूक्ष्म पहचान नहीं होगी, इसकी तेज गति और बढ़ती चमक इसे ग्रह पर हर वेधशाला, शौकिया और पेशेवर दोनों के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बना देगी। यह घोषणा मानवता द्वारा अनुभव किए गए किसी भी चीज से अलग वैश्विक आतंक की लहर पैदा करेगी। लेकिन जैसे ही अंतिम दिन 17 अगस्त 2025 आता है, दुनिया के कुछ हिस्सों में एक अजीब सी शांति छा सकती है। सेरेस जितनी बड़ी वस्तु को मोड़ने की कोई उम्मीद न होने पर मानवता अपने स्वयं के विनाश की दर्शक होगी। अंतिम घंटों में सेरेस नग्न आंखों से दिखाई देने लगेगा। पहले यह एक असामान्य रूप से चमकीले, बिना पलक झपकाए तारे जैसा दिखाई देगा, लेकिन यह तेजी से बढ़ेगा, घंटे दर घंटे एक प्रकाश बिंदु से एक पहचान योग्य डिस्क में बदल जाएगा। यह हमारे आकाश में एक नया भयानक चंद्रमा होगा, जो हर गुजरते मिनट के साथ बड़ा होता जाएगा। जैसे ही यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कुएं में गहराई से गिरता है, इसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। अंतिम घंटे में यह एक लुभावनी और भयानक तमाशा होगा। सेरेस सूरज को भी मात दे देगा, परिदृश्य पर अजीब तीखी छाया डालेगा। इसका विशाल आकार अब स्पष्ट होगा, एक चितकबरा गड्ढों वाला गोला जो आकाश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भर देगा। दुनिया इसकी परावर्तित धूप से नहाई होगी, एक पीली भूतिया रोशनी। पृथ्वी के उस तरफ वालों के लिए जो प्रभाव का सामना कर रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग से एक पहाड़ गिर रहा है। आने वाली वस्तु का पैमाना मानवीय समझ से परे होगा, जो आकार और गति के लिए हमारे सभी स्थलीय संदर्भ बिंदुओं को धता बताएगा। प्रभाव से पहले के मिनटों में नाटकीय वायुमंडलीय घटनाओं की एक श्रृंखला होगी। जैसे ही सेरेस प्रति घंटे 40,000 मील से अधिक की गति से यात्रा करते हुए ऊपरी वायुमंडल से टकराता है, यह अपने सामने की हवा को अत्यधिक गर्म प्लाज्मा में संपीड़ित कर देगा। एक चकाचौंध करने वाली चमक हजार सूरज से भी तेज आकाश को घेर लेगी, जो ग्रह के दूसरी तरफ से दिखाई देगी। टक्कर का पल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सेरेस एक क्वाड्रिलियन टन के द्रव्यमान के साथ पृथ्वी से टकराता है। मान लेते हैं कि यह प्रशांत महासागर से टकराता है। निकलने वाली ऊर्जा अरबों परमाणु बमों के एक साथ विस्फोट के बराबर होगी। प्रकाश और गर्मी का प्रारंभिक चमक विनाश की पहली लहर होगी। ग्रह के दूसरी ओर आकाश ऐसे जगमगा उठेगा जैसे कोई नया सूरज पैदा हुआ हो। टक्कर क्षेत्र के 1000 मील के भीतर कोई भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगा। ग्रह की पपड़ी की चट्टान ही चमकती हुई गैस में बदल जाएगी। विनाश की दूसरी लहर शॉकवेव होगी। टक्कर ग्रह की पपड़ी के माध्यम से हजारों मील प्रति घंटे की गति से एक भूकंपीय शॉकवेव भेजेगी। इससे ऐसे पैमाने पर भूकंप आएंगे जिनका हमारे पास कोई संदर्भ नहीं है। 9 या 10 की तीव्रता नहीं, बल्कि 12 या 13 की तीव्रता। पूरा ग्रह 1 घंटी की तरह बजेगा। ग्लोब के सुदूर हिस्से में साइज्मिक एनर्जी के मिलने से जमीन हिलेगी और हिंसक रूप से टूट जाएगी। पूरे महाद्वीप मिनटों में बदल जाएंगे। ग्रह के मेंटल के अस्थिर होने से सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ज्वालामुखी एक साथ फटेंगे, जिससे अत्याचारित वातावरण में और राख और गैस निकलेगी। तीसरी लहर महासागरों से आएगी। प्रशांत में टक्कर खरबों टन पानी को विस्थापित करेगी, जिससे एक अकल्पनीय पैमाने की मेगा सुनामी पैदा होगी। यह एक लहर नहीं होगी, यह पूरे महासागर का उठना होगा। टक्कर स्थल से निकलने वाली पानी की प्रारंभिक दीवार मीलों ऊंची होगी, जो एक जेट एयरलाइनर की गति से यात्रा करेगी। यह पूरे विश्व में तटरेखाओं को साफ कर देगी। महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में गहराई तक पहुंच जाएगी। न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे शहरों को बहा ले जाएगी। पृथ्वी पर कोई भी तटीय क्षेत्र सुरक्षित नहीं होगा। दुनिया का भूगोल पानी से फिर से खींचा जाएगा। अंत में इजेक्टा है। टक्कर से पृथ्वी की पपड़ी में 1000 मील चौड़ा एक क्रेटर बनेगा, जिससे खरबों टन वाष्पीकृत चट्टान, पानी और एस्टेरॉयड सामग्री वायुमंडल से बहुत ऊपर फेंक दी जाएगी। यह मलबा हजारों डिग्री तक अत्यधिक गर्म पूरे ग्लोब पर वापस बारिश करेगा। जैसे ही पिघली हुई चट्टान की ये छोटी बूंदें वायुमंडल में फिर से प्रवेश करती हैं, वे इसे एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर की तरह गर्म कर देंगी। आकाश लाल हो जाएगा और सतह का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वैश्विक जंगल की आग लग जाएगी। टक्कर के घंटों के भीतर ग्रह की पूरी सतह एक जलती हुई, हिलती हुई और बाढ़ वाली नरक जैसी जगह होगी। तत्काल भयानक परिणाम अंत की सिर्फ शुरुआत है। असली वैश्विक हत्यारा दीर्घकालिक पर्यावरणीय पतन होगा। वैश्विक जंगल की आग से निकलने वाली कालिख और प्रभाव से निकलने वाली महीन धूल समताप मंडल में उठ जाएगी। सामग्री की यह मोटी चादर जल्दी ही ग्रह को घेर लेगी, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा।
दिन एक शाश्वत गोधूली में बदल जाएगा और फिर एक गहरी अंतहीन रात में बदल जाएगा जो वर्षों तक चल सकती है। प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। भूमि पर पौधे और समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन, पृथ्वी पर लगभग हर खाद्य श्रृंखला के जुड़वां आधार बड़े पैमाने पर मर जाएंगे। सूर्य की गर्मी अवरुद्ध होने से पृथ्वी की सतह एक गहरी ठंड में गिर जाएगी। यह प्रभाव शीत ऋतु किसी भी हिमयुग से कहीं अधिक गंभीर होगी। वैश्विक औसत तापमान हिमांक बिंदु से काफी नीचे गिर जाएगा, यहां तक कि भूमध्य रेखा पर भी। महासागर, जो कुछ जगहों पर अभी अभी उबाले गए थे, जमने लगेंगे। प्रारंभिक प्रभाव से बचे हुए लोग, जिन्होंने गहरे भूमिगत आश्रय पाया था, एक अंधेरी, जमी हुई और बंजर दुनिया में उभरेंगे। हवा जहरीली गैसों से भरी होगी, जिसमें वाष्पीकृत चट्टान से सल्फर यौगिक शामिल होंगे, जिससे तीव्र अम्लीय वर्षा होगी जो किसी भी शेष ताजे पानी के स्रोतों को दूषित कर देगी। खाद्य श्रृंखला का पतन तेज और क्रूर होगा। शाकाहारी पौधे खाने के बिना भूखे मर जाएंगे और उन पर शिकार करने वाले मांसाहारी जल्द ही उनका अनुसरण करेंगे। महासागरों में जीवन बेहतर नहीं होगा। अंधेरा और अम्लीय वर्षा प्लवक को मार देगी और पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र नीचे से ऊपर तक बिखर जाएगा। केवल सबसे लचीले और अनुकूलनीय जीव ही जीवित रहने का मौका पाएंगे। मांसाहारी, जो गहरे भूमिगत या समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट में रहते हैं, जीवित रह सकते हैं। मानवता के लिए कृषि असंभव होगी। कुछ बचे हुए लोगों को एक मृत दुनिया में शिकार करना या खाना ढूंढना होगा। महीनों और वर्षों में धूल धीरे धीरे जमने लगेगी, लेकिन जलवायु अराजक रहेगी। एक बार जब धूल साफ हो जाती है तो वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट को ट्रिगर करेगा। ग्रह हिंसक रूप से एक गहरी ठंड से एक झुलसाने वाले गर्म घर में बदल जाएगा, जिसमें तापमान आज की तुलना में कहीं अधिक होगा। पृथ्वी की जलवायु को फिर से स्थिर होने में सैकड़ों, हजारों, शायद लाखों साल लगेंगे। जीवन आखिरकार ठीक हो जाएगा। नई प्रजातियां खाली जगहों को भरने के लिए विकसित होंगी, लेकिन जिस दुनिया को हम जानते थे वह हमेशा के लिए चली जाएगी। एस्टेरॉयड धूल की एक परत के नीचे दबी हुई एक भूगर्भीय स्मृति। ऐसे परिदृश्य पर विचार करना डरावना है, लेकिन यह गहरा आवश्यक भी है। यह हमें अपनी भेद्यता और ब्रह्मांड में अपनी जगह का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सेरेस प्रभाव की कहानी ब्रह्मांड की अद्भुत और अवैयक्तिक शक्ति की कहानी है। गुरुत्वाकर्षण, कक्षीय यांत्रिकी और गतिज ऊर्जा अच्छे या बुरे की शक्तियां नहीं हैं, वे बस हैं। पृथ्वी के साथ टकराव के मार्ग पर एक एस्टेरॉयड एक दुर्भावनापूर्ण कार्य नहीं है, यह केवल गति में भौतिकी है। हमारे ग्रह पर पहले भी चोट लगी है और इसे फिर से चोट लगेगी। डायनासोर के पास कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था, कोई दूरबीन नहीं थी, यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या आ रहा था। हम अलग हैं। पृथ्वी के 4.5 अरब साल के इतिहास में पहली बार एक प्रजाति में इस खतरे को समझने और संभवतः इसके बारे में कुछ करने की बुद्धिमत्ता विकसित हुई है। हमारी दूरबीनें हमारी निगरानी टावर हैं। भौतिकी और इंजीनियरिंग के हमारे ज्ञान से हमें एक दिन एक खतरनाक एस्टेरॉयड को मोड़ने के उपकरण मिलते हैं। हम पहले ही पहला कदम उठा रहे हैं। नासा के डार्ट, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट जैसे मिशनों ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि हम एक एस्टेरॉयड की कक्षा को बदल सकते हैं। यह एक छोटे एस्टेरॉयड पर एक छोटा परीक्षण था, लेकिन यह अवधारणा का एक स्मारकीय प्रमाण था। इसने साबित कर दिया कि हम असहाय नहीं हैं। यही कारण है कि एस्टेरॉयड का पता लगाने, ट्रैकिंग और शमन अनुसंधान में निरंतर निवेश एक विलासिता नहीं है, यह एक ग्रह बीमा पॉलिसी है। हमें आकाश को स्कैन करना जारी रखना चाहिए, हर उस वस्तु को सूचीबद्ध करना चाहिए जो खतरा पैदा कर सकती है। हमें विक्षेपण के लिए नई तकनीकों को विकसित और परीक्षण करना चाहिए, चाहे वे गतिज प्रभावक हों, गुरुत्वाकर्षण ट्रैक्टर हों या अन्य उन्नत विचार हों। इन कार्यक्रमों की लागत निष्क्रियता की लागत की तुलना में इन्फिनेटसिमली स्मॉल है। हम अपनी दुनिया के संरक्षक हैं और जीवन के विशाल ताने बाने के जो इसे घर कहते हैं। यह एक जिम्मेदारी है जो हम न केवल खुद के लिए बल्कि हर जीवित चीज के लिए निभाते हैं। ब्रह्मांड विशाल है और हम छोटे हैं, लेकिन हम चतुर और लचीले भी हैं। एस्टेरॉयड प्रभाव का खतरा हमें लकवाग्रस्त डर से नहीं भरना चाहिए। इसके बजाय यह हमें उद्देश्य की भावना से प्रेरित करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही नाजुक अंतरिक्ष यान पर सहयात्री हैं, जो कभी कभी खतरनाक ब्रह्मांड में एक साथ यात्रा कर रहे हैं। यह वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है, हमारे छोटे मोटे झगड़ों से परे देखने की आवश्यकता को। कल आकाश नहीं गिर रहा है, लेकिन कॉस्मिक लॉटरी हमेशा चल रही है। ऊपर और बाहर देखकर
हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब हमारा नंबर पुकारा जाए तो हम तैयार हों।